Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. नमस्कार दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्लानिंग इंडिया की क्या है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से इंडिया क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह से हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और कितने मॉडल्स अवेलेबल है 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये सब हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम लोग एक बैकग्राउंड देख लेते सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा में क्या हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा के अंदर सरकार जो थी वो इंटरफेयर नहीं करती थी इकोनॉमी में। सरकार का काम था सिर्फ पब्लिक गुड्स यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को ही फॉलो करना या तो वही एग्जीक्यूट करना। बाकी मार्केट फोर्स के ऊपर यानी कि पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई का जो पूरा का पूरा मामला था इकोनॉमी, उन पर डिपेंडेंट था। उस समय पर जो कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन्ड की हुई थी, मालिक प्राइवेट सेक्टर था और उनका एम क्या था, प्रॉफिट बनाना जितना पॉसिबल हो उतना। उससे क्या हो रहा था और डार्क साइड इसका कि जो लेबर और चिल्ड्रन है उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और डेमोक्रेसी के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और धीरे धीरे फिर सरकार ने क्या किया, इकोनॉमी को रेगुलेट करना शुरू किया एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ये एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हुआ। फिर बात करते हैं एक्स कॉलोनियल डेवलपिंग और नेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि जब ब्रिटिश राज था उस समय पर क्या मामला था। तो इकोनॉमी थी जो काफ़ी डिवास्टेटेड थी। पूरा का पूरा इकोनॉमी मार्केट फोर्स यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। वेलफेयर के नाम पर कोई भी काम नहीं हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था लेकिन वेलफेयर का कुछ भी नहीं चल रहा था। और इसी को चलते देखकर जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स है जैसे कि नेहरू और गांधी वगैरह, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ चलेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग रैपिड ग्रोथ करेंगे और जो पॉलिसी होगी वो प्रो पीपल होगी यानी कि लोगों के लिए होगी। और जो प्लानिंग का प्रायोरिटी होगा वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और नेशनल के बेनिफिट के मद्देनजर रखेंगे और ना ही कोई एमएनसी या बड़ी कंपनियों के बेनिफिट के लिए। और वहाँ से जन्म हुआ नेशनल कमिटमेंट टू सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग। आगे चलते हैं, व्हाट इज प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर स्टेट जो है यानी कि सरकार है वो कुछ हिस्सा ओन करती थी या तो पूरा हिस्सा जो ओन करती थी इकोनॉमी का, यानी कि आधा इकोनॉमी सरकार चलाए या तो पूरा का पूरा सरकार चलाए। अगर पूरी इकोनॉमी सरकार के द्वारा ओन की जाती है तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिस्ट कमांड इकोनॉमी। और अगर थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर्स को भी उनको फ्रीडम दी जाती है तब उसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार और मार्केट यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स दोनों ही मिलजुल कर सोशल गुड के लिए काम करते हैं। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहाँ पर हमने देखी, इंडिया और चाइना में होती है और दूसरी कई सारे इकोनॉमीज में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी चलती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो सरकार प्ले करती है इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। सरकार गोल सेट करती है और प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ मिलकर उस गोल को अचीव करने का प्रयास करती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों पार्टी शेयर करती है उनके कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों। और वेलफेयर ओरिएंटेड होगा पूरा का पूरा जो प्लानिंग है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो। फिर एक और कंसेप्ट आता है मार्केट इकोनॉमी का। तो यहाँ पर जो स्टेट यानी कि सरकार का जो रोल है वो एकदम मिनिमल रहता है मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब डिसीजन जो है वो सरकार नहीं लेती, वो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाता है। यहाँ पर सरकार का सिर्फ क्या रोल है कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। और स्टेट, इस तरह के स्टेट को बोला गया है लेजिस फेयर स्टेट। फ्रेंच में लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट डू, यानी कि लेट मार्केट डू इट वर्क्स। फिर अगला एक कंसेप्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर स्टेट और मार्केट वो दोनों ही मिलजुल कर काम करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और कुछ टारगेट डिसाइड करके ग्रोथ का और बाद में दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट तो हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक हिस्ट्री देख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया के अंदर किस तरह से था फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी डिवास्टेटेड की गई थी या हो चुकी थी मोर देन 2 सेंचुरी से, क्योंकि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी था जिसकी वजह से काफ़ी पॉवर्टी आ गई और
सबसे पहला जो मेन मुद्दा था कि भी पॉवर्टी को कैसे इरेडिकेट करे। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पता था कोई भी पॉलिसी बनाए हमको सबसे पहले काम क्या करना है कि पॉवर्टी को सबसे खत्म करना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का भी ये कहना था कि भारत तब आज़ाद होगा जब हम लोग पूरी तरह से पॉवर्टी को इंडिया से निकाल देंगे। तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर डिफरेंट लोग जो है, अलग अलग ग्रुप जो है वो अपना अलग अलग जो प्रस्ताव है वो लेकर आए थे। तो सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विजनरी इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय, उन्होंने जापान के सक्सेस मॉडल का एग्जाम्पल लिया और बोला कि इंडस्ट्रीज और ट्रेड को बेस बनाए, लेकिन ये उनके भरोसे पर नहीं होना चाहिए, एक वेल्ड प्लान्ड और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये सब इन्होंने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 इस बुक के अंदर लिखा था। और इसका भी गोल क्या था? पॉवर्टी इरेडिकेशन थ्रू ग्रोथ। ठीक है, तो इनका मेन थीम जो था ये था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश किया था और चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 के अंदर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग का? फॉर द डेवलपमेंट, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों के लिए वो एडुकेट हो सके, वो अच्छा बेहतर हो सके। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो पॉवर्टी को कम करना है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान का जो मुद्दा है वो सॉल्व करना है। उसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्री पर इन्होंने जोर दिया था और कहा कि ये काफ़ी एसेंशियल है। हैवी इंडस्ट्री होगी तो उससे डिपेंडेंट बाकी की इंडस्ट्रीज जो है वो आगे बढ़ पाएगी और इंडिया के सेल्फ डिफेंस के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हैवी इंडस्ट्रीज सरकार के द्वारा ओनरशिप वाली होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पस एंड सिक्योरिटी पर्पस दोनों ही रूप से ये बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ प्लानिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी करना है, यानी कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स है जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं तो उनसे ज़मीन लेकर जो छोटे छोटे जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको जो है लैंड कंट्रीब्यूट करना या तो उनको बांट कर देना, ताकि रूरल पॉवर्टी हम लोग खत्म कर सके। अगला प्लान लेकर आए थे 1944 के अंदर जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के, जैसे कि सर परशुराम दास ठाकुरदास, JRD टाटा सर, GD बिरला सर और इस तरह के बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट एक प्लान लेकर आए थे और प्लान का नाम था प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसको पॉपुलरली बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि इंडिया का फर्दर जो फ्यूचर ग्रोथ है वो टेक्सटाइल और कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री पर होगा, क्योंकि बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे शहरों के अंदर ये ऑलरेडी फ्लरिश कर रही है। तो ये लोग बेसिकली चाहते थे कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जो सरकार है वो इस तरह की इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके दे या तो प्रोवाइड करके दे और बेसिक इंडस्ट्री में सरकार इन्वेस्ट करे, जैसे कि स्टील हुआ, और इंडिया को प्रोटेक्ट करे फॉरेन कंपटीशन से, यानी कि बाहर की कोई कंपनी को ना आने दे। इससे क्या होगा, इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट होगा आने वाले 15 साल के अंदर। जो आज स्थिति है उससे डबल हो जाएगा 15 साल के अंदर, ये उनका कहना था। अगला प्लान लेकर आए थे 1940 के अंदर द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, उन्होंने पब्लिश किया था अपना पीपल्स प्लान। इनका मेन लीडर थे MN रॉय सर। उन्होंने जोर दिया था एम्प्लॉयमेंट एंड गुड वेजेस के ऊपर। उसके बाद SN अग्रवाल सर, उन्होंने महात्मा गांधी का जो प्लान था या तो थिंकिंग थी उनको फॉलो किया, जिसको हम गांधीयन प्लान बोलते हैं, यानी कि उनका मेन एम्फेसिस किस पर था? डिसेंट्रलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। क्लियर? अब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में जान लेते हैं। तो इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है, जहां पर कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमीज प्लस सोशलिस्टिक कमांड इकोनॉमी दोनों का ही जो कंसेप्ट है वो मिक्स करके हम लोग रन करते हैं। यानी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेगुलेट किया जाता है, यानी कि सरकार उन सबको कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर इंडस्ट्री दो हिस्सों में बांटा हुआ है। अगर सरकार के द्वारा रन कोई इंडस्ट्री है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या कॉर्पोरेट के द्वारा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो सरकार की थी उसमें बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज को वो कवर करती थी, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बट सर्विसेज के लिए खोली गई थी। और जैसे कि रेलवेज हुआ, पोस्टल सिस्टम हुआ, ये सब सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो सिंस इंडिपेंडेंस अलग अलग फेसेस में नेशनलाइजेशन भी हुआ था बैंकों का, और
इस तरह से बैंकों को पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर डाल दिया था। और उसके साथ साथ में प्राइवेटाइजेशन भी किया था। जब लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था 1992 के अंदर, तब ये जो आज़ादी के बाद में जो सरकारी कंपनियां बनी थी, जो प्रॉफिट नहीं कमा सकती थी, जो लॉस में जा रही थी, तो उनके कुछ शेयर को क्या किया कि तो प्राइवेट के हाथों में बेचा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। अब प्लानिंग गोल्स क्या होता है? सो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिया ने लॉन्च किया था 5 ईयर प्लान रैपिड ग्रोथ के लिए। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था वो बिगिन हुआ था 1951 में, और ये प्लानिंग था लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जिसमें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस की बात हुई थी। तो ये चारों टर्म हम लोग एक एक बार देख लेते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में, वो लगातार बढ़ते रहना, उनकी वैल्यू जो है वो लगातार इंक्रीज होना। अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रो किया है। इसको परसेंटेज के हिसाब से मेजर किया जाता है और रियल जीडीपी के नाम से जाना जाता है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आता है, यानी कि जो भी बदलते समय के साथ जो रेट बढ़ते हैं तो उनको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है रियल जीडीपी में एज कंपेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। इन शॉर्ट, ग्रोथ क्या मेजर करता है? क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में। तो ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्प्रेड ऑल द सेक्शन एंड रीजन ऑफ द सोसाइटी, की ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो सभी सेक्शन एंड रीजन में स्प्रेड हो। उसके साथ साथ सरकार जो है वो सोशो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पर फोकस करे, यानी कि जो भी पैसा या ग्रोथ से जो भी पैसा आता है वो सब पैसा कहाँ पर डाले? लोगों के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है कि ग्रोथ का जो अमाउंट है वो लोगों तक और हर एक रीजन तक ट्रिकल डाउन करने में थोड़ा समय लगता है। देयरफॉर स्टेट प्लान फॉर द एक्सपेडिशियस प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो स्टेट ने प्लान किया इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि ऐसा ग्रोथ जो हर आदमी तक पहुंचे, लास्ट माइल ऑफ द कंट्री। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इंप्रूव इन टेक्नोलॉजी, सिंपल टर्म है ये। तो टेक्नोलॉजी कैसे होगी? इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट में करना है, इनोवेशन करना है और इन्वेस्ट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब इनोवेशन करने के लिए क्या चाहिए? तो एजुकेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन है। तो इकोनॉमी जितना मॉडर्न होगी उतने ही ग्रेट वैल्यू वो क्रिएट करके देगी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है सेल्फ रिलायंस, यानी कि कंट्री के अंदर जो जो रिसोर्सेस है हम लोग उसी पर रिलाई करें, वजह कि हम दूसरे कंट्रीज या एमएनसी के ऊपर भरोसा रहे या निर्भर करके रखे उनके इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ को लेकर। सो इंडिया का एम था उस समय पर कि भाई हम लोग सेल्फ रिलायंस बने, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो एक्सप्लॉइट करती है देश को और साथ साथ हमारा रिसोर्सेज भी काफ़ी वेस्ट करती है और ख़त्म भी कर लेती है। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सेल्फ रिलायंस का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो इसी पर्पज़ के लिए नेहरू और मानालोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ उन्होंने डिसाइड किया भाई इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए और बेसिक इंडस्ट्री पर उन लोगों ने फोकस किया था सेल्फ रिलायंस के लिए। तो जो टर्म सेल्फ रिलायंस है उसको आप सेल्फ सफिशिएंसी से कंफ्यूज मत करना। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि वो दुनिया की हर एक चीज़ अपने देश में है, हमको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जैसे कि क्रूड, पेट्रोलियम एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। अगला कंसेप्ट है सोशल जस्टिस, यानी कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। तो जो भी डेवलपमेंट या ग्रोथ का हमको पॉजिटिव या तो हमको जो भी अमाउंट मिल रहा है तो वो हर किसी वर्ग के पास, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, वो उसका बेनिफिट हर एक एरिया में, चाहे वो रूरल हो या अर्बन, मैन हो या वुमेन, कास्ट डिवाइड नहीं होना चाहिए और इंटर रीजनल डिवाइड भी नहीं होना चाहिए। ये सब हमको खत्म करना है, इसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस। अब भारत का जो 5 ईयर प्लान है उसका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सेंटर हर साल बजट निकालती है तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे। उसके अलावा स्टेट अपने स्टेट में काम करने के लिए भी स्टेट बजट निकालती है तो वहाँ से भी कुछ फंडिंग मिलता है। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो भी बेनिफिट या तो पैसा आता है वहाँ से, फिर डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर में से जो टैक्सेशन का अमाउंट आता है वो, और बाहर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर पहला हम लोग देख लेते हैं। 1951 से 56 ये चला था। तो पहले प्लान के अंदर हम लोगों ने ध्यान दिया था एग्रीकल्चर के ऊपर, बिकॉज लार्ज स्केल में हम लोगों को फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या खाने पीने के जो दाम है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसके अलावा पावर और ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान दिया था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। जो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर एस्टिमेटेड था 3.61% और टारगेट किया था 2.1, यानी कि टारगेट के मुकाबले हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया था। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पीछे थे KN राज, जो 2010 में उनका निधन हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61। अब क्योंकि एग्रीकल्चर वाला टारगेट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने काफ़ी अच्छे से अचीव किया था, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। और जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो टारगेट किया था 7%, बट हुआ कितना 11%, यानी कि इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। इस प्लान का मोटिव था कि इकोनॉमी को एक बिग पुश दे, यानी कि एक ज़्यादा धक्का दे ताकि हमारा GDP अच्छा हो। इस प्लान को बनाने वाले थे नेहरू मानलोबिस मॉडल भी कहा जाता है, जिनका मेन थीम था सेल्फ रिलायंस एंड बेसिक इंडस्ट्री ड्राइवन ग्रोथ। अब बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66। थर्ड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बैलेंस किया गया था। एम क्या था थर्ड 5 ईयर प्लान का कि हम लोग एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी एस्टेब्लिश करें। और फॉर द फर्स्ट टाइम इस थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया ने IMF से लोन लिया था, क्योंकि जो रुपी था वो डिवैल्यूएट हुआ था सबसे पहली बार आज़ादी के बाद इन 1966। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे, वॉर हुआ था और रिपीटेडली ड्रॉट्स वाली सिचुएशन भी आई थी। तो ये जो प्लान था इन सब कंडीशंस के कारण में जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया, और इसके चलते बाद में प्लान हॉलीडे भी करना पड़ा था, बिकॉज हमारे पास इतना रिसोर्सेस नहीं था कि हम लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान के लिए हम लोग कोई डेवलपमेंट का या तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए। तो डिफिकल्टीज क्या थी, एक्सटर्नल फ्रंट पर हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, पाकिस्तान के साथ हुआ था 1965 में, और इकोनॉमी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी था, महंगाई ज़्यादा थी, फ्लड हुआ था कुछ एरिया में, फॉरेक्स क्राइसिस हुआ था, और इन सब की वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू नहीं हो पाया था 1966 के अंदर। और हमने 5 ईयर प्लान की जगह पर 3 अलग अलग एनुअल प्लान लॉन्च किया था एक साल के लिए, और इसलिए इसको बोला जाता है प्लान हॉलीडे। यानी कि 1966 से 67 एक साल का प्लान बनाया, फिर 67 से 68 एंड देन फाइनली 68 टू 69, यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1969 से। अब बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 74। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। स्पेशल एम्फेसिस किस पर दिया गया था कि जो अंडर प्रिविलेज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाले लोग हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना थ्रू प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो फ्लक्चुएशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर उसको भी रिड्यूस करना इस प्लान का एक और एम था। तो टारगेट था 5.7% का, लेकिन अचीवमेंट हुआ था 3.21, यानी कि ये प्लान हमारा जो टारगेट के हिसाब से नहीं चला था। नेक्स्ट फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ फॉर सोशल जस्टिस। इसका टारगेट था 4.4, अचीव हुआ 4.8, यानी कि अच्छा हमने परफॉर्म किया था। लेकिन इस प्लान को शॉर्टकट किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जब वो पावर में आई थी 1977 के अंदर। बट ऑफिशियली हम लोग एज अ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये पूरा टर्म कंसिडर करते हैं एज अ फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और अगेन 1979 एंड 1980 तक एक साल का फिर से प्लान हॉलीडे बना था जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 1980 से 85। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई गरीबी हटाओ, और दूसरा एम्फेसिस था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर दोनों का। अचीव्ड ग्रोथ रेट था 5.7%, जो टारगेट से ज़्यादा अच्छा था। इस प्लान में डायरेक्टली अटैक किया गया था पॉवर्टी के ऊपर, और किस तरह से ग्रोथ जो इकोनॉमी का हो रहा है वो ट्रिकल डाउन किया जा सके नीचे के लोगों तक, गरीबों तक। लेकिन इस प्लान का जो टारगेट तो अचीव हुआ था ग्रोथ का, बट जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था।
7 5 ईयर प्लान 1985 से 1990। इस प्लान ने स्ट्रेस दिया था रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। ग्रोथ रेट था इसका 5.81%। इस प्लान में हमको अचीव हुआ था, ये भी 1% मोर देन द टारगेट था। और इस प्लान के बाद हम लोगों ने देखा कि भाई लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की शुरुआत हुई थी। अगेन 7 5 ईयर प्लान के बाद 8 5 ईयर प्लान शुरू नहीं हो पाया था 1990 के अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और इसकी वजह से 2 साल का अगेन एनुअल प्लान बनाना पड़ा और प्लान हॉलीडे हुआ था। प्लान हॉलीडे हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 ईयर प्लान नहीं बनाया और 5 ईयर प्लान की छुट्टी हुई, यानी कि हॉलीडे हुआ, और एक साल के प्लान्स आए थे हमारे पास। फिर 8th प्लान शुरू हुआ 1992 से इंस्टेड ऑफ 1990s, और ये 1997 तक चला था। तो ये जो प्लान बना वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मद्देनजर रखते हुए बना था, और इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर जो हमने किया था उसके बाद ये प्लान बना था। तो अब तक जो आपने प्लान देखा वो सब सिमिलर टाइप का था। अब जो प्लान देखोगे वो थोड़ा इसमें अलग अलग आपको टर्मिनोलॉजीज देखने मिलेगी। यानी कि मेन एम्फेसिस क्या था इस प्लान का, देख लीजिए कि स्टेबलाइज करना है अपन को बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिनेरियो, यानी कि अब नया टर्म आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है हम लोग आगे आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे जब हम लोग फॉरेन सेक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर शॉर्ट में समझाओ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब किताब होता है, ट्रांजेक्शन का जो पूरा का पूरा पासबुक होता है, जिसको मैं हम बोल सकते हैं बैंक की भाषा में, वो। फिर ट्रेड में इंप्रूवमेंट और करंट अकाउंट डेफिसिट को इंप्रूव करना, अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना इस प्लानिंग का मेजर एरिया के अंदर। और सबसे पहली बार ये एक इंडिकेटिव टाइप का प्लानिंग था, और इस प्लान में हमने ट्रांजिशन देखा कि पहले के वाले प्लान्स थे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वाले, और ये प्लान है मार्केट लेड इकोनॉमी के बेसिस पर। जो टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था इस 8 5 ईयर प्लान में वो था 5.6%, और अचीव हुआ था 6.5%, जो कि काफ़ी अच्छा था। इस प्लान को बनाने के पीछे थे राव मनमोहन, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनके नाम पर ये 8 5 ईयर प्लान जाना जाता है, क्योंकि वो लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान 1977 से 2002। सेलिएंट फीचर क्या है 9th 5 ईयर प्लान का? तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था 6.5% एज अ होल, और ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का जिसमें 3.9% का कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स, और जीडीपी का 26.1% डोमेस्टिक सेविंग रेट के लिए वहाँ पर डाला गया था। और एक केयर लिया गया था किस तरह से हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ बनाए, यानी कि ग्रोथ तो करना है लेकिन सस्टेनेबल, ऐसा नहीं कि ग्रोथ के चलते हम लोग सारी चीज़ों को वेस्ट कर दे और आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना बचे। और साथ साथ में फिस्कल स्टेबिलिटी की भी बात की थी, ताकि बाहर का जो डेप्टनेस है, यानी कि जो बाहर का लोन वगैरह है वो मतलब जो बैलेंस रहे। तो ज़्यादा टेक्निकलिटी थी 9th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, 2002 से 2007 तक चला था ये। इस 5 ईयर प्लान में सारे बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी किया गया था, और बाय द ईयर 2003। फिर मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस करना था 45 पर 1000 लिविंग बर्थ। तो 45 से लेकर 28 पर 1000 लिविंग बर्थ करना है, यानी कि 45 अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे तो उसमें से 45 और जो मोर्टेलिटी हो रही थी वो 2007 तक हमको अचीव करना है, 2012 तक उसको घटाकर 28 करना है। उसके अलावा 10th 5 ईयर प्लान में हम बात हुई थी कि भाई जितनी भी रिवर है इंडिया के अंदर उन सबको क्लीन करना है बिटवीन 2007 एंड 12, जो काम अभी भी चल ही रहा है और पता नहीं कब सारी नदियाँ साफ होगी। और रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशियो का भी यहाँ पर बात किया था कि भाई 2007 तक हम लोगों को 5% के हिसाब से पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी कि भाई यूथ और पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना है। और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ये मैंडेटरी किया था कि भाई जो इन्फेंट है जिन्होंने एटलीस्ट 5 साल कंप्लीट किया है 2000, तो उनका स्कूल में दाखिला हो 2007 तक, ऐसा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा बात की थी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है
वो हर एक फील्ड में से हट जाना चाहिए, चाहे वो वेज रेट की बात हो या लिटरेसी की बात हो, मिनिमम 50% के हिसाब से वो हट जाना चाहिए। एनवायरमेंट में भी यहाँ पर बात हुई थी, यानी कि एफॉरेस्टेशन मेजर्स भी यहाँ पर लिए गए थे और बोला कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रीज को प्लांट करना है और जो फॉरेस्ट एरिया है वो उसको बढ़ाना है। 25% बढ़ाना है 2007 तक, 33% कर देना है 2012 तक। साफ पानी गांव-गांव तक पहुंचे, रिमोट एरिया तक, ये भी उनका एक मेन एम था, बट वो अचीव नहीं हुआ, अभी भी वो काम चल रहा है। साथ में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने की भी यहाँ पर बात हुई थी। बोला गया था कि भाई जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 16.2 तक लाकर अटकाना है, हमको फिक्स कर देना है, ठीक है, बाय 2011। और जो रेट ऑफ लिटरेसी है उसको भी इंक्रीज करना है एटलीस्ट बाय 75% इन दिस 5 ईयर प्लान। टारगेट किया था 8%, लेकिन अचीव हुआ था 7.8%, लेकिन अब तक का बेस्ट 5 ईयर प्लान था ये, एज पर दी जो भी पब्लिक का ओपिनियन था या तो जो भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन था उनके हिसाब से। 11th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 2007 से 2012। एम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये उसका सेंट्रल थीम था इस प्लान का। पॉवर्टी को कम करना था 10% के हिसाब से, 17 मिलियन नई जॉब्स, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है लेस देन 5%, यानी और उसके साथ साथ जो जीडीपी से पैसा आ रहा है वो एक एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करना है ताकि रूरल एरियाज के अंदर, ताकि रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी बन सके। 27 डिटेल्ड नेशनल टारगेट डाले गए थे इस प्लान के अंदर, जिसमें हर एक सेक्टर को कवर किया था, चाहे वो इनकम की बात हो, पॉवर्टी की बात हो, एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एटसेट्रा। फाइनली 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017, ये आखिरी 12th 5 ईयर प्लान है, सॉरी 5 ईयर प्लान है, ये 12th वाला जो है वो लास्ट वाला है। इस 5 ईयर प्लान का टारगेट था कि जो जीडीपी है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की 8% तक की अचीव करनी है। इलेवंथ 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ हमको अचीव हुआ था, जीडीपी हमारा था 7.9, और 12th 5 ईयर प्लान के अंदर 8% का यहाँ पर इन लोगों ने टारगेट किया था। कम किया था टारगेट बिकॉज 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट किया था कि हम लोग 9% के हिसाब से हमारा जीडीपी लाएंगे, बट 7.9 अचीव कर पाए थे, और 12th में ऑलरेडी उन्होंने कम ही रखा था टारगेट। यहाँ पर भी पॉवर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉपुलेशन रिडक्शन, उन सब की यहाँ पर बात हुई थी। इस पूरे टेबल के अंदर 1 से लेकर 12 5 ईयर प्लान की पूरी डिटेल है, कितने साल के बीच में वो 5 ईयर प्लान थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, टारगेट क्या था और कितना एक्चुअल में उन्होंने अचीव किया। तो इस वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप ये बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की। क्यों इस वीडियो के अंदर नीति आयोग की बात करते हैं? क्योंकि 5 ईयर प्लान को बनाने वाला या एग्जीक्यूट करने वाला कौन था? जनरली बनाने वाला प्लानिंग कमीशन। अब 2017 के बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था और उसकी जगह पर लाया गया था नीति आयोग। तो बट ऑब्वियस है 5 ईयर प्लान भी वहीं पर रुक जाता है या तो खत्म हो जाता है। तो नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका शॉर्ट है नीति आयोग। क्लियर? यूनियन कैबिनेट ने इसको बनाया था जनवरी 1 2015 के अंदर, और इसका प्रीमियर पॉलिसी क्या है? ये एक थिंक टैंक है भारत सरकार का, ये पॉलिसीज बनाता है और भारत सरकार को सजेस्ट करती है कि आप ऐसा ऐसा काम कर सकते हो। और नीति आयोग ने ऑफिशियली प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन आया था 1950 से, जब से 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी तब से, और बोला गया कि ये बेटर सर्व करेगा लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया में। एट द कोर नीति आयोग के पास 2 हब्स है क्रिएशन के लिए, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब के अंदर सारे स्टेट्स के जो लीडर है या तो चीफ मिनिस्टर से, उनके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब के अंदर ये एक नीति आयोग का थिंक टैंक कैपेबिलिटी वाला है, जो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंटेशन एंड इनोवेशन की बात करता है। नीति आयोग बेसिकली 7 पिलर के ऊपर काम करता है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए।
पहला है प्रो पीपल यानी कि लोगों के लिए, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 7 पिलर के ऊपर नीति आयोग काम करता है। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन का पैरेलली, इसको स्टडी करते करते। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं। प्लानिंग कमीशन में डेप्यूटी चेयरमैन थे, मेंबर सेक्रेटरी थे और फुल टाइम मेंबर्स थे। सेक्रेटरीज या तो मेंबर सेक्रेटरीज अपॉइंट किया जाता था यूजुअल प्रोसेस के द्वारा। नीति आयोग के अंदर एक नया पोस्ट आया सीईओ का, सेक्रेटरी रैंक का वहां पर कोई बंदा होगा और साथ में वाइस चेयरमैन का भी। इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर और 2 पार्ट टाइम मेंबर इसमें होता है और 4 कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर सर्व करेंगे और सीईओ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है नीति आयोग का। प्लानिंग के हिसाब से बात करते हैं तो प्लानिंग कमीशन जो पूरा का पूरा प्लानिंग बनाता था वो टॉप डाउन अप्रोच से बना था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वही सबको नीचे सरकार या लोकल बॉडीज को मानना पड़ता था। नीति आयोग इसने फॉर्मुलेट किया नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन मार्केट इकोनॉमी, जिसमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को भी इंटीग्रेट किया गया। अब रिलेशन विद स्टेट्स की बात करते हैं प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग का। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसमें स्टेट सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था, कोई भी स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं था इंटरेक्शन के तौर पर स्टेट के साथ। जबकि नीति आयोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप के साथ काम करता है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, यानी कि नीति आयोग के चलते आपको ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वर्ड भी पढ़ना पड़ेगा आपके पॉलिटी के बुक के अंदर या तो पॉलिटी के सब्जेक्ट के अंदर। नीति आयोग के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलर इंटरेक्शन होता है स्टेट्स के साथ। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन का रोल जो है वो काफी रिड्यूस्ड हो गया था, प्लानिंग कमीशन था तब, और एलोकेशन ऑफ फंड जो था वो प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड करता था। नीति आयोग जो है उसका कोई भी रोल नहीं है फंड एलोकेशन को लेकर, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है शेयर ऑफ टैक्स कितना देना है स्टेट्स को या फंड एलोकेशन कितना करना है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स के अंदर या यूनियन असिस्टेंस कितना होना चाहिए स्टेट के प्लान के अंदर, तो वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री देखता है या तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन के अंदर ये रिपोर्ट करते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, जिसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते थे। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के अंदर ही सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मौजूद रहते थे। अब नीति आयोग के कुछ क्रिटिसिज्म भी है। अब प्लानिंग कमीशन के जैसे ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसने प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल किया था स्टेट को कंसल्ट किए बिना। यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ना ही उनके चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी अगर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है जैसे कि पुडुचेरी हुआ, दिल्ली हुआ, तो उनके सीएम नहीं बट लेफ्टिनेंट गवर्नर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगेन ये क्या करेगा, फेडरलिज्म के कंसेप्ट को ब्रीच करता है। वेलफेयर स्कीम्स का जो फंड एलोकेशन था वो शायद अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि इस नीति आयोग आने के बाद जो जेंडर बजटिंग है उसमें 20% का जो रिडक्शन देखने को मिला था। अब जैसे प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान था, नीति आयोग के अलग अलग टाइप्स के प्लान है जिसको विजन स्ट्रेटेजी बोलते हैं, यानी कि 3 ईयर एजेंडा प्लान है, विजन प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान है। तो 5 ईयर प्लान की जगह पर 3 अलग अलग टाइप के प्लान बनाता है नीति आयोग। पहला है 15 ईयर का विजन प्लान, जिसमें ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है कि भाई अगले 15 साल में देश कहाँ होना चाहिए। सेकंड है 7 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें एक रोड मैप बनाया जाता है कि अगले 7 साल में क्या क्या काम होने चाहिए और कौन कौन से जो टारगेट्स हमने बोले थे उसको अचीव करना है। तीसरा है 3 ईयर एक्शन एजेंडा, यानी कि एक्शन लेना ही है। यहाँ पर टास्क डिसाइड कर दिया जाता है, टारगेट दे दिया जाता है कि 3 साल में ये फटाफट कंप्लीट करके देना ही है। तो हमने जो अभी तक देखा है वो पूरा का पूरा इस स्लाइड के अंदर है, यानी कि कौन कौन से पर्सन्स है नीति आयोग के अंदर वगैरह। और ज़्यादा डिटेल में नीति आयोग के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप रेफरेंस बुक रेफर कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी की पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत है, ठीक है। तो मैग्रो-हिल के दोनों सब्जेक्ट के अंदर नीति आयोग के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं।
इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है या तो कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या तो ईमेल करके बता सकते हैं। आई होप सो हमारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।